हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। ठीक है, अगर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो हम आपके लिए इसका फिजिक्स का फुल कोर्स कराएंगे सॉल्यूशन के साथ। साथ ही साथ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो देंगे ही सभी सब्जेक्ट के, लेकिन फिजिक्स का, केवल फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा बहुत ही सरल भाषा में। आज की आप इस वीडियो में देख सकोगे कि कैसी आपको भाषा में मिलेगा। ठीक है, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक बार फिर से आपको रिवाइज कर लेना है। बस बुक पर नोट करके उसको रिवाइज कर लेना है, आपको याद हो जाएगा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यह वैसे तो एमपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, एमपी बोर्ड वालों के लिए कैसे मोस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे गॉस की प्रमेय है, वो एमपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल आ सकती है 2021 एग्जाम में। लेकिन जो ये कोर्स है ना, वो आप कहीं किसी भी साल देख रहे हो, चाहे आप 2022 एग्जाम के लिए, चाहे 2023 एग्जाम के लिए, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए हर साल देते हैं, आपको पता है। इस साल दे रहे हैं 2021 वालों के लिए, पिछले साल दिए थे 2020 वाले स्टूडेंटों के लिए, अगले साल देंगे 2022 वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो जो गॉस की प्रमेय है ना, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। अगर आप और किसी स्टेट से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, तो आप यहाँ से गॉस की प्रमेय को आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन एमपी बोर्ड वालों के लिए यह 2021 एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा खास प्रमेय है कि अगर आप इसको कर लेते हो ना, तो आपका 50% एक ही प्रश्न से कंप्लीट हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी एग्जाम के टाइप से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, केवल एग्जाम की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से ही ये मैं कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। केवल 95+ लाने के लिए, केवल 95+ लाने के लिए ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई आपका बेस क्लियर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेस अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो उनको अच्छे से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा, तभी आपकी अच्छी परसेंट बनेगी, तभी आप टॉपर के रैंक में आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली यूनिट का नाम आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम से है हम, इसीलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हिंदी मीडियम में है, लेकिन आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको इंग्लिश में ही मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको लास्ट में मॉडल पेपर मिलेंगे, वो आपको इस साल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। चलिए, तो देखिए, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा, अच्छे से देखिए। देखो, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है, अच्छे से, मेहनत से, लगन से, अगर आपको एग्जाम में 95 लाना है ना, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम 50 क्वेश्चन याद करके हम 95+ लेकर आ जाएं एग्जाम में, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप मेहनत, बस हम आपके लिए मेहनत करेंगे, बस आप हमारे साथ चलते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, और वीडियो को सभी स्टूडेंटों को शेयर करते हैं, जिससे सभी स्टूडेंटों को लाभ हो सके। ठीक है, हम वीडियो किस लिए बना रहे हैं, ताकि सभी स्टूडेंटों को लाभ हो सके। चलिए, तो देखिए, गॉस के प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको घनकोण के बारे में पता होना चाहिए। घनकोण क्या है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। घनकोण किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, मेरे साथ आपको मन मन में रिवाइज करना है, या फिर बोल बोल कर भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आप अलग रूम में बैठ जाओ, फ़ोन को रख दो दूर, या फिर आप कान में ईयरफोन लगा लो, तो आपकी अच्छी आवाज़ आएगी और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। तो किसी पृष्ठ के द्वारा, देखिए, माना ये कोई पृष्ठ है, किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। ये कोई पृष्ठ है, ये बिंदु है, इसके द्वारा जो कोण बनना है, इसको अपन घनकोण कहेंगे। बस ऐसा आप समझ लो, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करती है, इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करती हैं। डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है,
ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप याद करके रखना, ठीक है। और तो है खैर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें से आपका एक 5 नंबर का पूछा जाता है। एक 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, और इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आप समझो इस यूनिट से आपने 50% याद कर लिया। इतना खतरनाक है, इस साल आ सकता है 100% आने के चांसेस के। चलिए, तो आपको क्या करना है, ये घनकोण का ये फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैसे ही घनकोण का मान क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान 4 पाई होता है। यानी आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी संपूर्ण आएगा ना तब समेसन आएगा। समेसन मतलब सिग्मा, ठीक है। समेसन आएगा या फिर समाकलन आएगा, इनमें से आएगा। इसको समेसन भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस दोनों फॉर्मूले को आपको याद करना है पहले तो क्या, कि घनकोण इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण जो बनता है, जो घनकोण डी ओमेगा क्या यहाँ घनकोण है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई। तो सिग्मा अगर डी ओमेगा कहीं आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, 4 पाई रख दोगे पुट का मतलब, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं गॉस की प्रमेय। देखिए एक और चीज़ देख लो, विद्युत फ्लक्स। इससे आगे वाली वीडियो हम आपको बताएंगे वैसे तो, लेकिन आप विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देख लो। डी फाई इक्वल टू होता है सदिश ई वेक्टर ई डॉट सदिश डी एस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर अपन डॉट हटा दें तो क्या आता है, आपको पता होगा। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ये जो डॉट है ना इसको अपन हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन सदिश हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा इसकी जगह डॉट हटाकर, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब जल्दी से आप इसको समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय क्या कहती है, देखिए। चलिए इस चित्र के माध्यम से अपन समझेंगे थोड़ा। चलिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ, किसी ऊपर हो गया है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, आवेश मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब गुणा होता है। जैसे एक बात कह रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स है, देखिए इसको ऐसे समझिए आप कि किसी बंद पृष्ठ मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बंद पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है। ये बंद पृष्ठ को अपन सरफेस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, यानी इससे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जो आपका एक कुल आवेश है Q आपको दिखाई दे रहा होगा, जी देखो यहाँ पर Q उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको डेफिनेशन जो याद कर लेनी, कथन आपको याद कर लेना है, स्टेटमेंट, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, देखो साथ साथ रिवाइज करो हमारे साथ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। यह आपको याद करना है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें फाई इक्वल टू Q/ε0 ये आपको ज्ञात करना है बस। चलिए बस आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। बस आप 2-3 बार, एक बार अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हो तो आपको याद हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर लेना लिख कर। चलिए तो इस आप चित्र को बना लेना। ये आपकी देखो, ये आपका घनकोण डी ओमेगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। डी ओमेगा ये आपका बिंदु है, ठीक है। और ये आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर गई है। और ये आपका है क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है, डी एस। जिसको डी एस अपन क्षेत्रफल ही तो पढ़ते हैं, सरफेस में परिवर्तन। चलिए अब देखिए, यह थोड़ी भाषा आपको लिखनी है। माना बंद पृष्ठ एस के अंदर, देखो इसको कैसे लिखना है। अगर आपको ए याद है ना, ए,
चित्र याद है तो आप इस परिभाषा को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। कैसे कि माना बंद पृष्ठ, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। माना बंद पृष्ठ के अंदर, देखो मैं आपके लिए अलग बना देता हूँ यहाँ पर। माना बंद पृष्ठ के अंदर, ये कोई कैसा ही पृष्ठ बना लो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। माना बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर, ये बिंदु ओ है, समझ में आ रहा है। बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस की स्थित है। बिंदु ओ पर क्या है, एक आवेश प्लस की स्थित है। इससे आर दूरी पर, इससे अपन ने थोड़ी आर दूरी ले ली। आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी स्थित है। आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चित्र में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, बड़ा सा बना लेते अपन। देखिए एक सरफेस है, माना बंद पृष्ठ है इसके अंदर, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर, ठीक है, बिंदु ओ है, इसके अंदर बिंदु ओ है, ये आपका बिंदु ओ है मान लो, ठीक है। बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। देखो बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस क्यू स्थित है। इससे आर दूरी पर, आर दूरी है ये, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। एक बिंदु क्या है, पी स्थित है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा सा लिखा है प्लस क्यू स्थित है। इससे आर दूरी पर बिंदु से क्या है, बिंदु पी है, ये आपको बिंदु पी दिखाई दे रहा होगा, बिंदु पी स्थित है, ठीक है, बिंदु पी है या फिर बिंदु पी स्थित है, ठीक है। तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक अपन ने परिभाषा इसी चित्र से बना ली। अब देखो माना विद्युत क्षेत्र ई, अब देखो यहाँ से ही परिभाषा बनेगी। अब यहाँ से आप देखना, माना विद्युत क्षेत्र ई, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। माना ई क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र। माना विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ds के बीच का कोण क्या है, थीटा ही तो है। देखो यहाँ पर थीटा बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बीच का कोण है, इसका बीच का कोण, ये विद्युत क्षेत्र ई है, और क्षेत्रफल क्या है, ds के बीच का कोण क्या है, इसका थीटा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो थीटा लिखा है, ठीक है, थीटा है। तब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, वो इसमें लिखा है। देखो माना विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल ds के बीच का कोण थीटा है, तब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपना क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा सदिश ई डॉट सदिश ds, ठीक है। यानी इसका अपन इंटू कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, इंटू, ई का और ds का। तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सदिश ई डॉट सदिश ds, ठीक है। समझ में आ गया इतना। इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल लिया है। देखो कैसे परिभाषा है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ds के बीच का कोण कितना है, थीटा। तब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। तो कितना है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, डी फाई इक्वल टू कितना है, सदिश ई डॉट ds। अब डॉट को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, डॉट को उठाएंगे तो अभी बताया था फॉर्मूले में, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल टू सदिश ई डॉट सदिश ds। अपन डॉट को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया, तो समझो आपका सवाल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, इतना समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब समीकरण 1 से क्या करना है, ई का मान रख देना है। जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर के लिए लिखा था, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², उसको अपन को कहाँ पुट कर देना है, कहाँ रख देना है, ई की जगह पर रख देना है। यहाँ पर जो आपको ई दिखाई दे रही है ना, यहाँ की इसकी जगह रख देना है, रख दो। चलो इसकी जगह रखेंगे तो डी फाई इक्वल टू, देखो ई की जगह क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q/r², इतना रख दिया। और ds cos थीटा की जगह ds cos थीटा, इतना की इतना रख दिया। डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई की जगह रख दिया 1/4πε0 Q/r² और ds cos थीटा की जगह ds cos थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी फाई का डी फाई लिखा है, q को अपन इधर लेकर आ गए हैं। देखो Q/4πε0 और ds cos थीटा की जगह में अपन नीचे क्या ले गए, r²। देख सकते हो ना,
यहाँ क्यू क्यू आ गया है। देखो यहाँ पहले ढंग से देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपन ने कुछ नहीं किया यहाँ पर चेंज। क्यू के बटे में क्या लिख लिया है, गुणा में है ना, कहीं लिख सकते हैं। क्यू के बटे में क्या लिख लिया है 4/ε0 और ds cos थीटा बटे में क्या लिख लिया आर स्क्वायर। यह ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था घनकोण इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो अभी अपन ने पढ़ा है, अभी देखो ये देखो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा है कि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इतना अपन ने समझ में आ गया। यहाँ पर बस ई का मान रखा है, कुछ नहीं किया अभी तक, ई का मान रख दिया है, इसको एक्सचेंज कर लिया है, इधर का उधर कर लिया है, क्यू बटे के 4/ε0 रख दिया है, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, अब आपने कुछ नहीं किया है कि ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसका मान हम जानते हैं, तो इसकी जगह अपन डी ओमेगा रख सकते हैं कि नहीं बताओ। ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, क्योंकि डी ओमेगा एक घनकोण है, तो इसकी जगह अपन डी ओमेगा रख देंगे सिंपली। तो डी ओमेगा रख दो, डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पर आप देखो ढंग से क्यू बटे 4/ε0 लिख लिया, इसकी जगह क्या रख दिया डी ओमेगा, इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, देखो डी ओमेगा रख दिया ना। चलिए अब क्या करते हैं, डी फाई निकला है यानी अपन ने विद्युत फ्लक्स निकाला है, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और अपन कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं बस, से अपना काम हो जाएगा। कुल विद्युत फ्लक्स अपन कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू समेसन, अपन ने बताया था कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए संपूर्ण का चिन्ह हमेशा सिग्मा होता है, अभी अपन ने सीखा था, तो डी फाई हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी 2-3 बार अच्छे से, कॉपी पर प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, संपूर्ण निकालेंगे तो अब फाई इक्वल टू सिग्मा डी फाई हो जाएगा। तो समीकरण 2 से डी फाई का मान रखने पर अब देखिए डी फाई की जगह क्या रख देंगे, डी फाई की जगह ये रख देंगे ना, इतना क्यू बटे 4/ε0 डी ओमेगा, इतना रख दो। चलो समीकरण 2 से डी फाई का मान रख देने पर यहाँ पर लिख दिया, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेसन लगाया, डी फाई की जगह अपन ने क्या रख दिया क्यू बटे 4/ε0 डी ओमेगा, कहाँ से रख दिया, समीकरण 2 से रख दिया। देखो यहाँ पर डी फाई का मान दिया है क्यू बटे 4/ε0 डी ओमेगा, यहाँ से अपन ने रख दिया। अब फाई इक्वल टू, अब देखो यह तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, नियतांक है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्यू 4/ε0 इसको अपन ने बाहर ले लिया, क्यू बटे 4/ε0 को बाहर ले लिया, डी ओमेगा रह गया, तो समेसन डी ओमेगा। अब ध्यान में आ रहा होगा कि आपको समेसन डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सोचो, समेसन डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, ध्यान नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं 4 पाई कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया था वैसे, तो देखिए समेसन डी ओमेगा यानी सिग्मा डी ओमेगा इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, 4 पाई पढ़ा था। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान होता है 4 पाई, यानी समेसन डी ओमेगा इक्वल टू होता है क्या 4 पाई। तो अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ही तो निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा डी फाई हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन ने मान रख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, सिग्मा डी ओमेगा आ गया। अब सिग्मा डी ओमेगा इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा है 4 पाई, यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया सिग्मा डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई रखने पर, यहाँ डी ओमेगा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण है डी ओमेगा। ठीक है, समीसन डी ओमेगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दी है बस 4 पाई, यहाँ फाई इक्वल टू देख रहे हो, फाई इक्वल टू क्यू बटे 4/ε0, ये जैसा कि जैसा यहाँ पर उतार दिया है, ठीक है, वैसा कि वैसा। और समीसन डी ओमेगा की जगह क्या रख दिया है 4 पाई, यहाँ से देखो, यहाँ से समीसन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई दिया है, तो समीसन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई यहाँ रख दिया है। अपन ने क्या किया, 4 पाई से 4 पाई काट दिया है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, क्यू बचा और बटे में एप्सिलॉन 0 बचा। तो क्या रह गया, फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0 क्या सिद्ध करना था, अतः यही गॉस की प्रमेय का कथन है, यही सिद्ध करना था। गॉस की प्रमेय अपन ने क्या पढ़ी थी, चलिए देखते हैं अपन ने क्या पढ़ी थी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय अपन ने क्या पढ़ा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू होता है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी गुना मतलब गुणा होता है कुल आवेश का, एक कुल आवेश है इसका 1/ε0 गुना होता है। तो Q/ε0 तो अपन को ज्ञात करना था, Q/ε0, तो अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, Q/ε0। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।